नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समिति या बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा यूट्यूब का अपना चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। यूट्यूब पर आप जाकर इस सर्च में सहकार यूट्यूब टाइप करेंगे तो मेरे चैनल में जितने भी वीडियो हैं, जिनकी काफ़ी संख्या है 45 के आसपास, उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। उसमें कही गई बातों को आप सुन सकते हैं। विगत अंत में मैं जब चर्चा कर रहा था तो अंत में मोबाइल का बैलेंस बिगड़ जाने के कारण मैं अपनी अंतिम बात को नहीं रख सका। ये मेरा कहना यह था कि मेरे पास रोज़ कई अधिकारियों के, पैक्स अध्यक्षों के, कार्यकारिणी के सदस्यों के यह फ़ोन आ रहे हैं जिसमें वो कतिपय स्थितियों के संबंध में वो स्पष्टीकरण चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं कि इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए। तो पहली जो परिस्थिति है उसमें जो पराजित अभ्यर्थी हैं, जिसमें अधिकतर संख्या अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों की है, वह जानना चाहते हैं कि अब उनके पास क्या विकल्प बचा है। तो इस संबंध में स्थिति स्पष्ट है, बहुत विवेचना की जरूरत नहीं है। इस संबंध का एकमात्र यह विकल्प है कि वे बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 क की उपधारा 6 में जो प्रावधान है उसके अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 90 दिनों के अंदर निर्वाचन याचिका के माध्यम से निबंधक के समक्ष चुनाव परिणाम को चुनौती दे। कहीं किसी के यहाँ आवेदन देना, कोई पिटीशन देने, सिविल कोर्ट में जाने से इसका कोई महत्व नहीं है। इसका एकमात्र विकल्प है निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 90 दिनों के भीतर निर्वाचन याचिका के माध्यम से धारा 48 के अंतर्गत निबंधक के न्यायालय में निर्वाचन परिणाम को चुनौती देना। अब दूसरी स्थिति पर मैं आता हूं और इसके संदर्भ में मैं अन्य स्थितियों को भी मिलाकर इसकी चर्चा करूंगा। यह स्थिति है कि यदि मनोनुकूल कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित नहीं हो तो निर्वाचित अध्यक्ष के पास क्या विकल्प बचता है। एक महत्वपूर्ण बात है। अधिकांश बहुत सारे पैक्सों में ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं, परंतु जो कार्यकारिणी है किसी दूसरे ग्रुप के हैं वह सभी निर्वाचित हो गए हैं, उनके मनोनुकूल नहीं है, इसलिए गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रबंध समिति की बैठक नहीं हो पा रही है या प्रबंध समिति की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। तो इस स्थिति में निर्वाचित अध्यक्ष के पास क्या विकल्प है, मैं इसकी विवेचना करूंगा और इस संदर्भ में यह मेरा स्वयं का मत है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है और जो मेरा विश्लेषण है उसके आधार पर मैं अपनी बातों को रखूँगा। तो इसमें है कि हमको पहले कुछ प्रावधान क्या है यह हमको देखना चाहिए। जैसे बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, आगे से मैं इसको अधिनियम कहूँगा ताकि संक्षेप में वीडियो हो सके। अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 9 में यह प्रावधान है कि निर्वाचित सदस्यों तथा पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष की होगी। निर्वाचन की तिथि से निर्वाचित सदस्यों और पदाधिकारियों की पदावधि 5 वर्ष की होगी। निर्वाचित सदस्यों मतलब कार्यकारिणी समिति के सदस्य, और यदि पदाधिकारी का हम देखते हैं तो पदाधिकारी की परिभाषा में हम जाएंगे सेक्शन 2 में, तो जो परिभाषा है उसके अंतर्गत जो पदाधिकारी हुए अध्यक्ष हुए। अब है कि बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, जिसको मैं आगे नियमावली कहूँगा, नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रबंध समिति के गठन के तुरंत बाद प्रबंध समिति के सदस्य एवं पदधारी प्रभार में लिए समझे जाएंगे। उनको तुरंत प्रभार में लिए माने जाएंगे, न उनको कोई प्रभार लेना है न कोई शपथ लेना है। यह बहुत ही स्पष्ट स्थिति है, स्वतः प्रभार लिए समझे जाएंगे। अब है कि जैसे ही प्रबंध समिति का गठन हो गया, सदस्य निर्वाचन परिणाम घोषित हुआ, तो एक प्रबंध समिति की बैठक बुलाया जाना चाहिए। अब इसमें हम नियमावली के नियम की फिर चर्चा करेंगे। नियमावली के नियम में 28 की उपनियम 1 में प्रावधान है कि सचिव अथवा उसकी विफलता पर अध्यक्ष, सचिव से यहाँ पैक्स के संदर्भ में प्रावधान पैक्स प्रबंधक से है, सचिव अथवा उसकी विफलता पर अध्यक्ष कम से कम 3 माह में एक बार अथवा जब कभी सोसाइटी के कारोबार के निष्पादन के लिए आवश्यक हो प्रबंध समिति की बैठक बुलाएगा। 2 चीज़ स्पष्ट है, सचिव को या प्रबंधक को बैठक बुलाना है। प्रबंधक या बैठक नहीं बुलाना चाहे, हो सकता है कि वह जो अध्यक्ष के विरोधी गुट का हो उससे मिला हो,
तो वो बैठक नहीं बुलाना चाहता हो तो अध्यक्ष को भी अधिकार है बैठक बुलाने का। और दूसरी बात है कि जो 3 माह कहा गया वो कम से कम है, उससे पहले भी बैठक हो सकता है, प्रत्येक माह हो सकता है बैठक, या जब भी कारोबार के लिए ज़रूरी हो तो बैठक बुलाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि जब नया प्रबंध समिति का गठन हो गया तो प्रबंध समिति की एक बैठक होनी चाहिए। यह बैठक यदि प्रबंधक नहीं बुलाता है तो अध्यक्ष को बुलाना चाहिए। अब है कि नियम जो है, नियमावली क्या नियम 28 का उप नियम 2 यह कहता है कि जो बैठक का पत्र निकलेगा उसमें बैठक का स्थान, समय और एजेंडा की चर्चा करते हुए सभी सदस्यों को सूचना निर्गत किया जाएगा और यह सूचना विधिवत उनको हस्तगत भी कराना चाहिए, इसका साक्ष्य होना चाहिए कि सूचना निर्गत किया गया और सूचना उनको विधिवत हस्तगत कराया गया। बैठक की सूचना अमूमन प्रबंधक के दस्तखत से निकल सकती है और यदि प्रबंधक नहीं कर रहा है तो अध्यक्ष अपने दस्तखत से भी उसकी सूचना निकाल सकते हैं, लेकिन संबंधित सदस्यों को उसको हस्तगत कराना चाहिए। इसका फ़ायदा भविष्य में होगा, जिसकी चर्चा मैं आगे करता हूँ। अब क्या है कि अब पैक्स की विधि की कंडिका 27 में जो कोरम है, पैक्स की विधि की कंडिका 27 में जो कोरम है वह 7 सदस्यों का निर्धारित किया गया है कि 7 सदस्यों का कोरम होगा। इसमें 6 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं और 1 पैक्स प्रबंधक है, मतलब पैक्स प्रबंधक को लेकर ही 7 सदस्यों का कोरम होगा। अब जो पैक्स प्रबंधक है वह सदस्य सचिव होता है। इसमें आप यह स्थिति बहुत ही स्पष्ट है। और जो अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 है वो आपका जो प्राथमिक प्रकार की सहकारी समिति है, पैक्स एक प्राथमिक सहकारी समिति है, उसके प्रबंध समिति की अधिकतम संख्या 13 होता है, निर्धारित किया है। तो 13 में 1 प्रबंधक होता है जो सदस्य सचिव होता है और 12 निर्वाचित सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। अब नियम 22 की उपधारा 2 को फिर हम एक बार देखें। इसमें कहता है कि प्रबंध समिति का गठन तब तक पूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक पदेन सदस्य यदि कोई हो, ध्यान दीजिए, पदेन सदस्य यदि कोई हो सहित निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्रबंध समिति के सदस्यों की कुल संख्या का 50% या अधिक न हो जाए। कोरम के लिए प्रबंध समिति का गठन इसमें चर्चा करता है। ऊपर कोरम के लिए विधि में चर्चा है 7 सदस्यों का, और नियम का 22 का उप नियम 2 कहता है कि प्रबंध समिति का गठन तब तक पूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक कि पदेन सदस्यों यदि कोई हो सहित निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्रबंध समिति के सदस्यों की कुल संख्या क्या 50% नहीं हो जाए, तब तक वह प्रबंध समिति का गठन पूर्ण नहीं हो जाएगा। अब है कि अब थोड़ा बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकार के पद की ओर हम देखते हैं और फिर आगे क्या कठिनाई है उसकी चर्चा करेंगे। बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकार पटना का पत्रांक 1884 दिनांक 20/11/2019 जो पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति में कोरम से संबंधित है, यह स्पष्ट करता है कि कम से कम 6 सदस्यों के निर्वाचित होने की संभावना नहीं होने की स्थिति में कोरम के अभाव में निर्वाचित स्थगित कर दिया जाएगा। अर्थात कम से कम स्थिति ऐसे बनी है कि 6 सदस्यों को निर्वाचन का प्रमाण पत्र हो तभी चुनाव हो। तो जाहिर है कि प्राधिकार तो 6 सदस्य और 1 सदस्य प्रबंधक को मान रहा है और उसके आधार पर वह कोरम पूरा होने की बात सोच रहा है। लेकिन इसमें 2 स्थिति हो सकती है। एक स्थिति ये हो सकती है कि किसी सोसाइटी में प्रबंधक हो ही नहीं, मात्र जो निर्वाचित सदस्य बच गए हैं वो हो, किसी प्रबंधक ने किसी कारण से त्यागपत्र दिया हो, किसी दूसरी नौकरी में चला गया हो और नया प्रबंधक की नियुक्ति नहीं हुई हो, और या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि प्रबंधक है जो विरोधी गुट में हो, तब कोरम की स्थिति क्या होगी। क्योंकि प्राधिकार तो कम से कम 6 सदस्यों के निर्वाचित होने की स्थिति में निर्वाचन करा देता है। बहुत सारे पैक्सों में इस तरह निर्वाचन संपन्न हुआ है कि वहाँ 6 सदस्य निर्वाचित हुए हैं लेकिन प्रबंधक है जो अध्यक्ष के साथ नहीं है। अब क्या स्थिति होगी इस पर भी आगे देखने की जरूरत है। अब है कि अब हम फिर आते हैं कि नियम 22 की उप नियम 2 में यह स्पष्ट है कि जो नियम 22 का उप नियम 2 है वह उससे तो यह स्पष्ट है कि प्रबंधक का पद रिक्त होने की स्थिति में भी, प्रबंधक के उपलब्ध न होने की स्थिति में भी कोरम 7 होगा जो निर्वाचित सदस्यों का होगा। क्योंकि कहता है को जो आप यदि ऊपर पढ़ेंगे कि वह कहता है नियम 22 का उपनियम 2 कि प्रबंध समिति का गठन तब तक पूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक कि पदेन सदस्य यदि कोई हो या नहीं हो, दोनों यदि कोई हो सहित निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्रबंध समिति के सदस्यों की कुल संख्या का 50% या अधिक नहीं हो जाएगा। तो इससे तो यह स्पष्ट लगता है नियम 22 के उपनियम 2 से कि प्रबंधक का पद रिक्त रहने की स्थिति में या अनुपलब्ध रहने की स्थिति में भी कोरम 7 होगा जो निर्वाचित सदस्यों का होगा।
अब है कि इस परिस्थिति में उन पैक्सों में प्रबंधकारिणी के गठन में समस्या उत्पन्न हो सकती है जहां केवल 6 व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं और प्रबंधक उपलब्ध नहीं है या प्रबंधक विरोधी गुट का है। तो इस संबंध में हम आगे चलकर जो माननीय उच्च न्यायालय पटना का बेगूसराय केंद्रीय सरकारी बैंक के लिमिटेड के निदेशक परिषद के संबंध में CWJC संख्या 15,746/2022 में दिनांक 10/1/2023 को जो आदेश पारित हुआ था उसकी हम चर्चा करेंगे और इससे आपको निष्कर्ष निकालने में सहूलियत होगी। हालांकि इसका संदर्भ केंद्रीय सरकारी बैंक की प्रबंध समिति से है, लेकिन इसकी चर्चा करना यहाँ जरूरी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रबंध समिति की बैठक बुलाई गई है, प्रबंधक ने बुलाया या अध्यक्ष ने बुलाया। और अब प्रबंध समिति की जो बैठक है उसमें कार्यकारिणी के जो असंतुष्ट सदस्य भाग नहीं लेते हैं या मात्र उतना ही सदस्य भाग लेते हैं जिसे कोरम पूरा नहीं होता है, तब क्या होगा? तब हुआ कि बैठक स्थगित होगा। कोरम के अभाव में तो बैठक हो नहीं सकता है और एक बार पुनः सूचना निर्गत की जाएगी अगली बैठक के लिए। मेरे सुझाव के अनुसार पुनः सूचना निर्गत किया जाना चाहिए। एक अवधि, बीच की अवधि का गैप देकर, अवधि कितना है, सूचना देने की अवधि क्या है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक गैप देकर सूचना निर्गत किया जाना चाहिए। और फिर इस बैठक में भी यदि कोरम नहीं पुरता है या असंतुष्ट कार्यकारिणी के सदस्य भाग ही नहीं लेते हैं, मात्र अध्यक्ष या प्रबंधक भाग लेते हैं या केवल अध्यक्ष ही भाग लेते हैं या अध्यक्ष प्रबंध सहित 3-4 सदस्य भाग लेते हैं, पुनः बैठक स्थगित हो जाएगा। यह स्थिति पहली बैठक में हो सकती है, दूसरी बैठक में हुई और पुनः एक बैठक बुलाया जाएगा। एक बैठक पुनः बुलाएगा। जैसी स्थिति है, प्रबंधक है तो प्रबंधक, और यदि प्रबंधक नहीं चाहता है तो अध्यक्ष बुलाएंगे। लेकिन सभी बैठकों का विधिवत सूचना होना चाहिए, स्थान, तिथि और एजेंडा, और उनको हस्तगत कराना चाहिए संबंधितों को, इसका साक्ष्य होना चाहिए। इस बैठक में भी लोग ही नहीं आए तो बैठक क्वाइट नेचुरल है कि स्थगित हो जाएगा। लगातार 3 बैठक बुलाया गया, पार्टिसिपेट नहीं हुए या कोरम के अभाव में नहीं बैठक हुआ तो बैठक स्थगित कर दिया जाएगा। बैठक स्थगित हो जाने के बाद क्या होता है, अब इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब जो अधिनियम की धारा 44(ख)(6)(2) का इस पर हम उल्लेख करेंगे। अधिनियम की धारा 44(ख)(6)(2) का जो घ है वह कहता है कि लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति कोरम का अभाव होने पर धारा 41 के अंतर्गत प्रबंध समिति का अवक्रमण कर दिया जाएगा। उसमें बहुत सा कंडीशन दिया गया है 44(ख)(6) में, लेकिन 44(ख)(6) की धारा 2 में, लेकिन संदर्भ यहाँ घ का है कि प्रबंध समिति की बैठक में लगातार 3 बैठकों में यदि कोरम का अभाव हो तो प्रबंध समिति को जो धारा 41 के है अंतर्गत अवक्रमण किया जा सकता है। अब इस संदर्भ में देखिए, अब यहाँ फिर अब डिशू का रोल शुरू हो जाता है। अब है कि यदि लगातार 3 बैठकों में कोरम पूरा नहीं हो तो मेरा अपना जैसा अभिमत है, तो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या निर्णय लेते हैं, तो संबंधित जो अध्यक्ष हैं या प्रबंधक हैं या दोनों को संयुक्त रूप से जिला सहकारी पदाधिकारी को लिखित रूप में स्थिति की सूचना देनी चाहिए कि हमने अमुक तिथि को और अमुक तिथि को प्रबंधकारिणी समिति की बैठक बुलाई, इसका विधिवत पत्र लोगों को हस्तगत कराया, साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना चाहिए इस आवेदन में, परंतु वे बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं। इससे गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चूँकि अध्यक्ष के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, उनको इसका सहारा लेना चाहिए। ऐसे निर्णय लेना अध्यक्ष को है। अब है कि डीसीओ को यहाँ क्या करना चाहिए। देखिए, जो हमारा सोसाइटी सरकारी सोसाइटी अधिनियम है उसका सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 कहता है कि सरकार का, राज्य सरकार का दायित्व है कि जो समिति की प्रबंधकारिणी बोर्ड की में सरकारी समितियों के बोर्ड में जनतांत्रिक प्रबंधन को बढ़ावा दे। हमारा उद्देश्य जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट को बढ़ावा देना है। तो डीसीओ को यह चाहिए, धारा 13 का, मैंने धारा 13 का जिक्र किया, डीसीओ को चाहिए कि वह जो अधिनियम की धारा 41 की उपधारा 1 की खंडिका जो 4 है, रोमन में 4 लिखा गया है, उसके अधीन पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए जो बोर्ड के गठन में गतिरोध से संबंधित है। यदि आप सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 41 की उपधारा 1 की खंडिका 4 जो रोमन में लिखा हुआ है उसमें देखेंगे तो वह है कि बोर्ड के गठन अथवा कार्यकलाप में गतिरोध की चर्चा करता है, और इसके आलोक में उसको बोर्ड के अध्यक्ष को और कार्यकारिणी के सदस्यों को नोटिस देना चाहिए और उनका पक्ष सुनना चाहिए। यदि प्रबंधक भी अनुपस्थित हो तो उसको भी नोटिस दिया जा सकता है। अब डीसीओ को लगे कि सुनवाई किया गया, सुनवाई के बाद भी जो गतिरोध की स्थिति है गठन में वो नहीं हो सकता है, तो डीसीओ को सीधे सोसाइटी को सुपरसीड नहीं करना चाहिए। चूँकि धारा 13 में हमने कहा कि कह रहा है कि जनतांत्रिक प्रबंधन को बढ़ा देना है, तो सोसाइटी को एक मौका देना चाहिए डीसीओ को।
धारा 41 की उपधारा 2 के अंतर्गत उसको सोसाइटी को सस्पेंड कर देना चाहिए, प्रबंध समिति को बस केवल सस्पेंशन का आदेश देना चाहिए, उसमें किसी को अयोग्य घोषित नहीं करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, सस्पेंशन का आदेश देना चाहिए, वहाँ प्रशासक बहाल कर देना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि जो गठन में गतिरोध है वो दूर हो जाए, कमेटी की बैठक हो जाए। अब 6 माह की अवधि सस्पेंशन का हो गया और यदि यह प्रयास असफल हुआ और डीसीओ को लगा कि नहीं, चूँकि अब जैसे ही सस्पेंड होगा तो प्रशासक बहाल होगा, वो पैक्स के क्रियाकलापों का संचालन करेगा, उसमें बोर्ड की सारी शक्तियाँ निहित है केवल सदस्य बनाने को छोड़कर। तो यदि डीसीओ को लगा कि नहीं 6 महीना पूरा हो गया और यह गतिरोध दूर नहीं हो रहा है तो उसको बजाबते आदेश निकालकर पैक्स के बोर्ड को सुपरसीड कर देना चाहिए और उसमें जो संबंधित लोग हैं जिनके कारण प्रबंध समिति गठन में गतिरोध हो रहा है, जो समिति की बैठकों में भाग नहीं ले रहे हैं, उनको 5 साल तक के अवधि के लिए या जो समझे मैक्सिमम 5 साल तक की अवधि के लिए निर्वाचन में प्रबंधकारिणी के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। डीसीओ का ऑर्डर निकालना इसलिए जरूरी है सुपरसेशन का गतिरोध की स्थिति में कि यदि वे नहीं आदेश निकालेंगे तो फिर पुरानी ही स्थिति बहाल हो जाएगी। यह तो मैंने कर दिया, बहुत ही स्पष्ट मैंने इसको बता दिया है। अब है कि जब सुपरसीड हो गया तो ठीक है, जो प्रशासक फिर है अपना चुनाव नए सिरे से प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव कराएंगे, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को प्रस्ताव जाएगा। यह तो मैंने अध्यक्ष के पास क्या बचता है, जब उसका कार्यकारिणी असंतुष्ट है तो इसको क्या विकल्प है, यही इस विकल्प का सहारा उसको लेना चाहिए अध्यक्ष को। अध्यक्ष को यह भी है कि वो चुपचाप बैठ जाए, तो चुपचाप बैठ जाए तो उनके सामने में एक खतरा दूसरा है जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो आ सकता है। अब है कि मान लीजिए कि ठीक है, अब जहाँ कार्यकारिणी के सदस्य असंतुष्ट हैं, वह भाग नहीं लेना चाहते हैं या त्यागपत्र देना चाहते हैं या अध्यक्ष को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास क्या विकल्प है, थोड़ी मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ। तो उनके पास जाहिर है कि असंतुष्ट कार्यकारिणी के सदस्य के पास है कि त्यागपत्र दे दे, वो बैठक में भाग नहीं लेंगे तो गतिरोध की स्थिति बनी रहेगी, तो बेटर है कि वो त्यागपत्र दे दे, उनके पास एक विकल्प है, ये तो निर्णय उनको लेना है। अब त्यागपत्र किसको संबोधित करेंगे, ये तो बहुत नियमावली में कहें या विधि में अधिनियम में और विधि में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन जाहिर है कि त्यागपत्र उनको अध्यक्ष को ही संबोधित करना चाहिए या प्रबंधक जहाँ हो प्रबंधक को भी संबोधित कर सकते हैं। अब उनके त्यागपत्र का क्या होगा, इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, पैक्स की उपविधि की खंडिका 30 में कुछ प्रावधान है। 30 में जो प्रावधान दिया गया है वो प्रबंध समिति के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित है। तो पैक्स की उपविधि की खंडिका 30 की उपखंडिका 4 या क्लॉज 4 में यह लिखा गया है कि पैक्स के अधिकार और कर्तव्य में अपने सदस्यों के इस्तीफे पर विचार करना भी शामिल है। यह स्पष्ट है कि प्रबंध, जाहिर है कि रिजनेशन अमूमन तो रिजनेशन अध्यक्ष को ही देना चाहिए है, प्रबंधक तो रेयर है स्थिति है। मेरे विचार से रिजनेशन अध्यक्ष को संबोधित होना चाहिए और रिजनेशन अध्यक्ष को हस्तगत हुआ है इसका साक्ष्य होना चाहिए, समझे। और रिजनेशन अध्यक्ष को मिल गया तो अब क्या है कि प्रबंध समिति को अधिकार है उस पर विचार करने का, उसको स्वीकार या अस्वीकार करने का। लेकिन यहाँ कुछ प्रश्न उठता है जिसका अधिनियम नियमावली या उपविधि में कोई प्रावधान नहीं है। पहला प्रश्न है कि क्या प्रबंध समिति की जो बैठक होगी उसमें वे सदस्य भाग लेंगे जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि कितने दिनों में प्रबंध समिति को इस पर निर्णय लेना है कि हाँ त्यागपत्र स्वीकृत या अस्वीकृत हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न यह है कि जिन सदस्यों ने त्यागपत्र नहीं दे दिया है और यदि वे समिति की बैठक में प्रबंध समिति की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, अब कोरम नहीं पूरा होता है, तब क्या होगा। इस संबंध में बहुत कोई स्पष्ट दिशा निर्देश कहीं नहीं है, लेकिन अमूमन यही है कि जब तक त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक समिति का सदस्य माना जाता है। और इसको मैं बाद में जब बेगूसराय का संदर्भ दूंगा तो स्थिति स्पष्ट होगी। तो इसलिए जो प्रबंध समिति की बैठक यदि बुलाया जाए त्यागपत्र पर विचार करने के लिए, तो उस संबंध में वे सदस्य भी भाग ले सकते हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया है। यह मेरा विचार है, मेरा अपना है कि उसमें भाग सकेंगे। अमूमन होता नहीं है, जो सदस्य त्यागपत्र देते हुए प्रबंध समिति की बैठक में जाते नहीं हैं। क्योंकि प्रबंध समिति की बैठक का एक बड़ा इशू यह हो गया है कि जो प्रोसीडिंग बनता है वह सर्कुलेट नहीं होता है। तो प्रबंध समिति की बैठक क्या कोई भी प्रोसीडिंग हो, या मैं संदर्भ से हटकर थोड़ी चर्चा कर दे रहा हूँ, तो उसमें पंजी में ऊपर में तो उपस्थिति हो ही, और साथ में जो प्रोसीडिंग बने उसके नीचे भी सभी सदस्यों का, अध्यक्ष का और पैक्स प्रबंधक का हस्ताक्षर होना चाहिए, ताकि उसमें कोई बाद में बदलाव नहीं हो, किसी कार्यकारिणी के सदस्य को एक आरोप लगाने का मौका नहीं हुआ कि प्रोसीडिंग बदल दिया। खैर, मैंने संदर्भ से हटकर चर्चा कर दिया। अब स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो आखिर क्या विकल्प बचता है।
विकल्प है कि अब प्रबंध समिति आपको क्या करना है। प्रबंध समिति के सदस्य जो त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो इस पर हमको लगता है कि कभी कभी देखा जाता है, प्राय देखा जाता है कि प्रबंध समिति के सदस्य सीधे त्यागपत्र लेकर डीसीओ के पास पहुंच जाते हैं, वहाँ शपथ पत्र लगा देते हैं, डीसीओ उनकी पैरेड करवा देते हैं और इस त्यागपत्र के संबंध में निर्णय देते हैं। तो इससे डीसीओ को बचना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अधिनियम में, नियमावली में और विधि में प्रावधान नहीं है कि त्यागपत्र को स्वीकार करने के लिए डीसीओ सक्षम प्राधिकार है। और त्यागपत्र स्वीकार करके डीसीओ क्या करते हैं कि त्यागपत्र पर निर्णय लेते हैं, और यदि स्थिति वैसी बन जाती है तो 41(5) में प्रबंध समिति को डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन मेरा अपना निर्णय है, चूँकि 41(5) में है कि यदि 41(5) में है कि यदि शर्त है कि अधिकतम सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया या किसी कारण से इतना रिक्ति हो गया जो 50% के करीब है, 50% से कम सदस्य संख्या बच जाता है, तो उस पर 41(5) का प्रयोग किया जा सकता है। तो 41(5) को देख लेने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल से डीसीओ को बचना चाहिए जब तक त्यागपत्र पर निर्णय नहीं हो जाए। अब सोसाइटी के उन सदस्य, कार्यकारिणी के सदस्य के पास क्या विकल्प बनता है जो अपना त्यागपत्र देना चाह रहे हैं, नहीं रहना चाहते हैं समिति में। उनका त्यागपत्र का तो मुख्य उद्देश्य यही हो सकता है ना कि त्यागपत्र दे दे, समिति का विघटन हो जाए, नया चुनाव हो जाए, तो उनके मनोनुकूल अध्यक्ष निर्वाचित हो जाए। तो इसमें यह करना चाहिए कि उनको, प्रबंध समिति को उन्होंने त्यागपत्र दिया, कुछ दिन प्रतीक्षा किए, हालांकि इसका कोई अवधि निर्धारित नहीं है, तो उनको जो बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 है कि धारा 48 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की कोर्ट में याचिका दायर करना चाहिए त्यागपत्र पर निर्णय लेने के संबंध में। इसमें थोड़ा सा हम जो धारा 48 की उपधारा 1 के अंतर्गत याचिका दायर करना चाहिए। अब थोड़ा मैं ध्यान आपका आकृष्ट करूँगा धारा 48 की उपधारा 1 के ग का, जो कहता है कि सोसाइटी अथवा उसकी प्रबंध समिति और सोसाइटी के किसी भूतपूर्व अथवा वर्तमान अधिकारी, अभिकर्ता अथवा सेवक में के संव्यवहार का संबंधित कोई मामला हुआ तो विवाद की श्रेणी में आएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मैं थोड़ा सा जो यहाँ पदाधिकारी शब्द का जिक्र किया गया है, वर्तमान पदाधिकारी, तो अधिनियम की धारा 2(6) में पदाधिकारी की जो परिभाषा दी गई है उसमें शामिल है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंध समिति का सदस्य अथवा सोसाइटी के कारोबार के संबंध में निर्देश देने के लिए इस अधिनियम अथवा नियमावली या विधियों के द्वारा अधीन अधिकार प्राप्त कोई व्यक्ति। अब यहाँ पदाधिकारी में अध्यक्ष शामिल है, बहुत क्लियर है। और धारा 41 की उपधारा 1 का ग कहता है कि विवाद की समिति में आएगा इस तरह का मामला धारा 48 के जो सोसाइटी अथवा उसकी प्रबंध समिति और सोसाइटी के किसी भूतपूर्व अथवा वर्तमान अधिकारी, अभिकर्ता और सेवक के बीच हो, तो उनको सेक्शन 48 का सहारा लेना चाहिए, सेक्शन 48 के तहत जाना चाहिए इस समय में। अब है कि जो प्रबंध समिति को हो सकता है कि प्रबंध समिति निर्णय लेना चाहते हो लेकिन कोरम नहीं पूरा हो तो निर्णय नहीं ले पा रहा हो, तो दोनों स्थिति में उनको जाना चाहिए सेक्शन 48 के तहत रजिस्ट्रार की कोर्ट में। अब यहाँ की अब है कि हो सकता है निबंधक के यहाँ सुनवाई हो, सुनवाई के बाद उनका त्यागपत्र स्वीकृत हो जाए और त्यागपत्र स्वीकृत करने के बाद ऐसी स्थिति आ जाए कि जो धारा 41 की धारा 5 में वर्णित है, तब क्या होगा? तो तब होगा कि जब स्वीकृत किए जाने की स्थिति में यदि प्रबंध समिति के सदस्यों की कुल संख्या का आधा स्थान रिक्त हो जाएगा, तब डीसीओ को धारा 41 की धारा 5 का प्रयोग करते हुए प्रबंध समिति के विघटन का आदेश देना चाहिए। स्पष्ट रूप से मेरा यही मत है, लेकिन प्राय डीसीओ 41(5) का प्रयोग करते हैं और स्वयं त्यागपत्र की सुनवाई करके त्यागपत्र स्वीकार करते हैं और 50% से कम सदस्यों के आधार पर विघटन करते हैं। अब इस संबंध में एक जो माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था उसका संदर्भ थोड़ा जरूरी है। यद्यपि वह फैसला केंद्रीय सहकारी बैंक, बेगूसराय केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड के संदर्भ में था, लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा ताकि इससे आपको कोई थोड़ा सा रोशनी मिल सके और आपको स्वयं निर्णय लेने में मदद मिल सके। देखिए, इस चर्चा के संबंध में और एक रजिस्ट्रार का और चर्चा, इस आदेश के संबंध में और रजिस्ट्रार का एक अन्य आदेश था, उसको मिलाकर मैंने अपना जो मेरा सहकार यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे तो सहकार यूट्यूब टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आएगा। तो उसका शुरुआती दौर में चैप्टर 4 मैंने रिगार्डिंग 2 जजमेंट्स करके मैंने डाला था, जिसमें मैंने बेगूसराय केंद्रीय सहकारी अधिकोष लिमिटेड के संदर्भ में कि निदेशक परिषद के संबंध में
जो रजिस्ट्रार ने उसको सुपरसीड किया था, एक बहुत ही डिटेल विश्लेषण मैंने किया है। इसको देख लेने की ज़रूरत है, खासकर उससे आपको कोरम के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कभी कभी प्रश्न उठता है कि यदि निर्वाचित सदस्य मात्र 6 हैं, प्रबंधक नहीं है या प्रबंधक विरोधी गुट में है, तो कोरम का क्या होगा। तो उससे थोड़ा सा आपको रोशनी मिलेगी, उसके आधार पर आप निर्णय ले पाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। इसको आपको कहीं जजमेंट मिले भी तो उसको आप देख लीजिए, तो साइट पर जजमेंट अवेलेबल रहता है माननीय उच्च न्यायालय की साइट पर। इसका CDWC का नंबर है 15,746, साल है 2022 और आदेश की तिथि है दिनांक 10/1/2023। यही संभवतः डबल बेंच का ऑर्डर था, डबल बेंच का ही ऑर्डर था। और इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो रजिस्ट्रार का ऑर्डर था, निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना का, जिन्होंने अपने आदेश पत्रांक 8249/8249 दिनांक 14/10/22 के द्वारा बेगूसराय केंद्रीय सरकारी अधिकोष लिमिटेड के निदेशक परिषद को धारा 41 की धारा 5 का प्रयोग करते हुए विघटित कर दिया था, उसको और प्रशासक की बहाली कर दी थी बेगूसराय के जिला पदाधिकारी को। रजिस्ट्रार के उस ऑर्डर को उसने क्वेश्चन किया था इस जजमेंट में, तो उसको देख लेना चाहिए। थोड़ी सी मैं संक्षिप्त चर्चा कर देता हूँ, चूँकि मैंने अपना जो चैप्टर 4 है उसमें मैंने बहुत विस्तृत चर्चा किया है। शुरुआती दिनों में मैंने जब यूट्यूब बनाना शुरू किया था तो उसका शीर्षक था रिगार्डिंग 2 जजमेंट्स, तो उसको आपको देखने की ज़रूरत है। अब है कि बेगूसराय का DCCB बोर्ड का चुनाव हुआ था। DCCB बोर्ड का चुनाव हुआ और उसमें 9 सदस्य का ही चुनाव हुआ और 9 सदस्य थे और 1 सदस्य MD थे, 10 सदस्य थे। तो वहाँ कुछ झंझट हुआ। वार्षिक आम सभा ने MD को रिलीव कर दिया और बोर्ड में कुछ आपस में मतभेद हो गया। तो बोर्ड के जो 4 सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य, उन्होंने उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र उनका अध्यक्ष को संबोधित था, अमूमन अध्यक्ष को होना ही चाहिए, लेकिन हुआ कि MD ने उसको फॉरवर्डिंग लगाकर तुरंत भेज दिया रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार ने उसको अगले दिन ही सुनवाई पर ले लिया और जिन सदस्यों ने त्यागपत्र दिया उनको सुनवाई किया, और सुनवाई करते हुए त्यागपत्र पर बिना कोई निर्णय दिए कहा कि 41(5) के अंतर्गत, चूँकि कोरम के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, 41(5) के अंतर्गत उसको बोर्ड को विघटित कर दिया। अब इसके खिलाफ जो थे वहाँ जो अध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह, उन्होंने चले गए माननीय उच्च न्यायालय में, उन्होंने समाधान याचिका दायर किया जिसका मैंने जिक्र किया है और जिसकी मैंने अपने चैप्टर 4 में विवेचना भी किया है। अब इस पर लंबी सुनवाई हुई, दोनों पक्षों को सुना गया, दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना तर्क दिया। कुछ जो ऑब्जर्वेशन आया, जो फैसला ऑपरेटिव पोर्शन में, जजमेंट के ऑपरेटिव पोर्शन में, उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ, लेकिन आप इस जजमेंट को कहीं से आप देख लीजिए, माननीय उच्च न्यायालय का, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल में भी है, उसको भी आप सुन सकते हैं। तो कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दिया कि RCS को, पहले तो MD को कहीं अधिकार ही नहीं था कि RCS को फॉरवर्ड करे, और यदि त्यागपत्र अध्यक्ष को समर्पित था तो अध्यक्ष नहीं, तो RCS को सर्वप्रथम त्यागपत्र पर निर्णय लेना चाहिए था, और इस त्यागपत्र पर निर्णय लेने के क्रम में उनको बोर्ड के अन्य सदस्यों का भी पक्ष सुनना चाहिए था, क्योंकि वे भी प्रभावित होते। यदि त्यागपत्र पर निर्णय हो जाता तो कोरम का अभाव हो जाता तो वे भी प्रभावित हो सकते थे, ये स्थिति बन सकती थी, तो उनका भी पक्ष सुनना चाहिए था। परंतु RCS ने, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, ऑपरेटिंग पोर्शन में है जजमेंट का, RCS ने त्यागपत्र पर कोई निर्णय नहीं लिया और सीधे ये कहा कि अब कोरम का अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए 41(5) के अंतर्गत बोर्ड को विघटित किया जाता है। इससे माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी असहमति जाहिर की। फिर निर्णय में यह भी कहा गया कि रजिस्ट्रार ने जो 41(5) के अंतर्गत बोर्ड को विघटित किया, तो उन्हें कहा कि उसका आधार उन्होंने माना कि बोर्ड की सदस्य संख्या 50% से कम हो गया, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। इसमें रेफरेंस दिया गया माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में कि बिहार सहकारी समिति अधिनियम धारा 14 की धारा 2 के अंतर्गत जो अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है 15 केंद्रीय समिति के लिए या बैंक के लिए, केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए 15 जो अधिकतम जो सदस्य संख्या निर्धारित है वह अधिकतम है। कोई जरूरी नहीं है कि उतने सदस्यों का निर्वाचन हो ही जाए, और यदि निर्वाचन कराना है तो ये राज्य की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इसके लिए जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य, उनका कहाँ सा दोष है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, आपके 9 सदस्य निर्वाचित हुए और 1 सदस्य MD है, कुल 10 सदस्य हुआ। अब इस परिस्थिति में यदि हम मान लें कि 4 सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया, तब भी तो 5 निर्वाचित सदस्य बन जाते हैं। तो 10 सदस्यों का यदि बोर्ड है अभी आपका गठित, तो उसमें 5 सदस्य हैं, तो कोरम तो पूरा हो गया। तो आप कैसे उसको डिसॉल्व कर दिया। आपने कोरम के अभाव में इसका प्रयोग करने की कोई स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि निर्वाचित सदस्यों से कोरम पूरा हो रहा है। तो बोर्ड का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था,
उन्होंने कोरम के संबंध में उसने यह कह दिया कि जो निर्वाचित सदस्यों के जो संख्या है और उसमें से भी मिलाकर ही कोरम को उन्होंने तय किया। उन्होंने 15 के आधार पर कोरम डिसाइड नहीं किया। उन्होंने तय माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में जो निर्वाचित 9 सदस्य थे और एक एमडी था उसको मिलाकर 10 सदस्य हुए, जिसमें से 5 सदस्य बच गए हैं, उसी को 50% कोरम माना। तो बहुत सा प्रश्न आया है कि कहीं से कहीं फ़ोन भी आता है कि कुल निर्वाचित सदस्य 6 ही हुए और एक पेड मैनेजर नहीं है या पेड मैनेजर है तो विरोधी गुट में है, तो उस संदर्भ में कोरम की क्या स्थिति होगी। तो मैंने जो चर्चा की है उससे अपना आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ है, यदि इस संदर्भ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए है, लेकिन खंडपीठ का निर्णय है और संदर्भ इसका लिया जा सकता है जहाँ पैक्स प्रबंधक नहीं है या जो पैक्स प्रबंधक है तो विरोधी गुट में चला गया है और मात्र 6 सदस्य निर्वाचित है। तो कोरम के संबंध में आप इसकी समीक्षा करके अपना निर्णय ले सकते हैं। अब मैं एक और चर्चा जो कर देना चाहूँगा जिसकी मैंने चर्चा फिर की है, पुनः मैं कर देता हूँ कोरम के संदर्भ में। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहूँगा कि यह तो मोटा मोटी यही स्थिति हो गई कि जहाँ कार्यकारिणी असंतुष्ट है और अध्यक्ष के पास क्या विकल्प है, या फिर दूसरी है कि कार्यकारिणी के पास क्या विकल्प है, वो अध्यक्ष से असंतुष्ट है। तो तीसरा स्थिति है कि मात्र निर्वाचित सदस्यों की संख्या 6 है और प्रबंधक नहीं है या प्रबंधक विरोधी गुट में है, तो वहाँ कोरम की क्या स्थिति होगी। इस पर मैंने चर्चा कर दी, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैंने बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, मैंने बहुत इस पर शोध किया है, लेकिन इस संदर्भ में तो निर्णय लेना परिस्थिति पर निर्भर करता है और बहुत हद तक जो परिस्थिति है उसके अंतर्गत जो अधिकारी हैं या जो न्यायालय हैं उनकी व्याख्या का प्रश्न है। लेकिन मैंने अपना तथ्य रखा है और उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। आप इसका प्रचार प्रसार करें ताकि गलतफहमी दूर हो सके। देखिए, जो हमारा धारा 13 है, जो असहकारी समिति अधिनियम 1935 का, वो कहता है कि हमको जनतांत्रिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है, किसी तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप को कायम रखना है, नहीं कि इसको तुरंत आनंद फानन में हम 41 की धारा 5 का प्रयोग कर ले। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बेगूसराय के संदर्भ में अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। तो आज तक के लिए ही मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।